पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का अगले हफ्ते की तैयारी। और इस शो में हम आपको बताएंगे कि अगले हफ्ते जब बाजार खुलेगा तो आपको किस तरह की तैयारी करनी है। इस हफ्ते को पूरा एनालिसिस भी करेंगे और फिर हम जानेंगे कि अगले हफ्ते कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिन पर की आपको नजर रखनी है। लेकिन चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मार्केट का एक चेक ले लेते हैं। और आज हमने देखा कि लगातार 3 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगा। निफ्टी दिन के निश्चित स्तरों से करीब 200 अंक चढ़कर 17,950 के पार बंद हुआ। वहीं एफएमसीजी और फार्मा को छोड़ सभी सेक्टर्स में खरीदारी नजर आई है। ये था आज का सेशन। लेकिन इस पूरे हफ्ते की अगर बात करें तो काफी दायरे में इस पूरे हफ्ते कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। उतार चढ़ाव भी रहे, लेकिन हफ्ते की क्लोजिंग जो हमने की वो 18,000 के पास की एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर देखने को मिली है। इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स थे। मजबूत ग्लोबल संकेतों ने भी यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया और कल कमज़ोर एक्सपायरी के बाद हमने देखा कि आज एक अच्छी रैली देखने को मिली बाजार में। निफ्टी इस पूरे हफ्ते अगर देखें तो करीब 0.5% का रिटर्न दिखा। स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स सपाट रहे और बैंक निफ्टी में भी सपाट ही यहाँ पर कारोबार होता हुआ दिखाई दिया इस पूरे हफ्ते। सेक्टरल गेनर को अगर देखें तो ये हफ्ता था आईटी स्टॉक्स का। एक के बाद एक दिग्गज कंपनियों के नतीजे भी आए। बिग 4 के नतीजे आए हैं और इसमें इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस जैसे कंपनियों के नंबर्स आए और हमने देखा उसके चलते यहाँ पर एक्शन रहा। और निफ्टी आईटी अगर देखेंगे तो 3.5% की मजबूती के साथ यहाँ पर क्लोजिंग हुई। उसके बाद दूसरा नंबर था मेटल का। मेटल शेयरों में भी काफ़ी शानदार तेजी रही, करीब 2.5% इंडेक्स चला। उसके बाद ऑटो, मीडिया, बैंक, एनर्जी, फार्मा, पीएसयू लगभग सभी सेक्टरल इंडेक्स पॉजिटिव ही क्लोज हुए इस पूरे हफ्ते। एक लेकिन एफएमसीजी लगाड़ रहा, यहाँ पर दबाव था और 1% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। अब आते हैं निफ्टी स्टॉक्स पर। तो टॉप निफ्टी गेनर्स था ऑटो स्पेस से टाटा मोटर्स। यहाँ पर हमने देखा कि करीब 7.5% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिली इस स्टॉक में। उसके बाद मेटल शेयरों का नंबर है हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये करीब 5% से ज़्यादा चले। और टीसीएस और एमएनएम में भी हमने देखा कि 5% की मजबूती दिखी इस पूरे हफ्ते। वहीं गिरने वाले शेयरों पर नजर डालें तो टाइटन था सबसे बड़ा लगाड़, यहाँ पर 5% की वीकनेस थी। उसके बाद भारती एयरटेल, अदानी एंटरप्राइजेस, रिलायंस, बजाज फिनसर्व जैसे स्टॉक ये कमज़ोर हुए। भारती एयरटेल यहाँ पर कुछ जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आने के बाद हमने देखा कि टेलीकॉम शेयरों में भारी दबाव था और भारती एयरटेल पर भी उसका असर दिखा। उसके बाद अदानी एंटरप्राइजेस, रिलायंस और बजाज फिनसर्व में भी कमजोरी इस पूरे हफ्ते भी जारी रही। अब आते हैं मिड कैप स्टॉक्स पर। तो ये हफ्ता था मैक्स फाइनेंशियल के नाम मिड कैप स्पेस में 7.5% की मजबूती देखने को मिली है। कंपनी की तरफ से अच्छे अपडेट भी आए और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी पॉजिटिव थी, जिसके चलते हमने मैक्स फाइनेंशियल में तेजी देखी। ऑयल इंडिया 7% ऊपर, एल&टी फाइनेंस करीब 6% ऊपर, नवीन फ्लोराइड और हिंदुस्तान जिंक जैसे स्टॉक्स में 5 से 6% की मजबूती देखने को मिली है। मिड कैप लूजर्स पर नजर डालें तो वरुण बेवरेजेस है टॉप लूजर, जिसमें कि 13% की गिरावट दिखी इस पूरे हफ्ते। गुजरात गैस ने करीब 6% का नेगेटिव रिटर्न दिया और उसके बाद वोडाफोन आइडिया, मदरसन सुमी और प्रेस्टीज एस्टेट्स जैसे स्टॉक्स थे जो कि करीब 5 से 6% के नेगेटिव रिटर्न इस पूरे हफ्ते देखने को मिले। तो ये था मार्केट का एक पूरा रैप इस हफ्ते का। लेकिन अब अगले हफ्ते किस तरह की तैयारी करनी चाहिए मार्केट के लिए, कहां पर आपको नजर रखनी है, ये सब समझ लेते हैं। बाजार पर रणनीति बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के एचओआर देवर्ष वकील। देवर्ष, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। ये पूरा हफ्ता तो हमने देखा काफी सपाट रहा, बट आखिरी 2 दिन रिकवरी काफ़ी अच्छी आई भारतीय बाजारों में और 18,000 के लेवल को कहीं ना कहीं हमने टेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसके पार नहीं निकल पाए। अब अगले हफ्ते के लिए किस तरह की तैयारी करनी चाहिए? क्या 18,000 के लेवल को हम पार कर पाएंगे, उसके ऊपर मजबूती से खड़े हो पाएंगे, या फिर ऐसे ही दायरे में कारोबार करेगा बाजार? आपका व्यू क्या है? हम पिछले कई हफ्तों से एक दायरे में थे, जैसे आपने बताया, और हमें लगता है कि ये जो 17,700 के आसपास मार्केट में सपोर्ट है, वो सपोर्ट को लेके अभी एक अच्छा बाइंग दिख रहा है। अगले हफ्ते की बात करें तो अगले हफ्ते में तो मंडे यूएस मार्केट क्लोज है, क्योंकि वहाँ पे वो मार्टिन लूथर किंग डे को सेलिब्रेट करेंगे। और अगले हफ्ते एक बड़ा इवेंट है जो वेडनेसडे है। वेडनेसडे बैंक ऑफ जापान की जो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग है, वहाँ से वो अनाउंसमेंट आ सकती है कि उन्होंने अपनी जो
पॉलिसी थी जो रिसेंटली उनकी जो ट्रेजरीज थी उसकी लिमिट 0.25 से 0.5 की थी। यहाँ से क्या वो बढ़ाएँगे या वहीं पे उसको स्थायी रखेंगे? तो वो एक बुधवार को एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आ सकता है। मार्केट के बाकी सेक्टर्स की बात करें तो हमने देखा है कि पिछले कई हफ्ते से भारतीय बाजार बाकी इंटरनेशनल मार्केट्स को अंडर परफॉर्म कर रहे थे। जैसे अभी देखें तो ये हफ्ते हम करीबन 0.8% एक या करीबन 1% के आसपास बढ़त आई है। जबकि बाकी सब मार्केट में देखें जैसे नास्डैक था तो वो 4% ऊपर है। डैक्स और हैंग सेंग जैसे मार्केट 3.5% से ज़्यादा ऊपर है। तो हमारे मार्केट ने अंडर परफॉर्म किया है क्योंकि हमने 2022 के साल में बहुत आउट परफॉर्म किया था। तो काफ़ी पैसा विदेशी इन्वेस्टर्स का बाहर निकला था। पर अब हमें लगता है कि जो अर्निंग्स आईटी कंपनीज़ के आए हैं, वो बहुत काफ़ी बेहतरीन है। वो जो एक्सपेक्टेशंस थे उस पे खरे उतरे हैं और यहाँ से अर्निंग्स के ग्रोथ के कारण वापस फ्लो शुरू होगा। तो अगला हफ्ता एक पॉजिटिव हफ्ता रहने की उम्मीद है। रिजल्ट्स हैं, अभी आज विप्रो के रिजल्ट्स हैं और बाकी कई दिग्गज कंपनियाँ जो क्वार्टरली रिजल्ट्स दिखाएँगी, उसके रिजल्ट्स के अनुसार मूवमेंट आएगी, पर ओवरऑल हमें लगता है कि एक पॉजिटिव हफ्ता नेक्स्ट वीक रहना चाहिए। तो अगला हफ्ता पॉजिटिव रह सकता है। काफ़ी सारे अब अर्निंग सीजन की शुरुआत पूरी तरीके से हो चुकी है। आईटी कंपनियों के नतीजे आ ही चुके हैं जो कि पॉजिटिव ही नज़र आ रहे हैं और अब अगले हफ्ते जितने भी अर्निंग्स आएंगे उस पर बाजार की नज़र रहेगी और उस पर मार्केट रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। आपने यहाँ पर आईटी स्टॉक्स के अर्निंग की बात की देवर्ष, और इस पूरे अर्निंग सीजन में देखें तो उस पर आपका व्यू जानना चाहेंगे। किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो कि आपको लग रहा है कि आउट परफॉर्म करेंगे और कहाँ पर वीकनेस देखने को मिल सकती है इस बार के नतीजों के सीजन में? अ, जो आईटी के रिजल्ट्स आए हैं वो मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अनुसार है। सबसे अच्छे नतीजे हमें लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में आएँगे। ऑन द एग्रीगेट हमें लगता है कि 30% से भी ज़्यादा अच्छे अर्निंग्स बैंकिंग सेक्टर दिखा सकता है और मार्केट वो भी एक्सपेक्ट कर रहा है। जहाँ डिसअपॉइंटमेंट की बात है, वैल्यूएशन के हिसाब से हमें अभी भी लगता है कि जो कंजम्पशन के शेयर्स हैं, जो हाई क्वालिटी, हाई पी शेयर्स हैं, एफएमसीजी के शेयर्स हैं, वहाँ पे नतीजे इतने अच्छे नहीं आएँगे। नतीजों के सामने उनके वैल्यूएशन अभी भी हमें थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं, एक्सपेंसिव लग रहे हैं, इसलिए वहाँ पे हम थोड़े कॉशियस हैं। जो आगे इम्पोर्टेंट इवेंट भी है कि जैसे ये 1 हफ्ता नहीं पर 2 हफ्ते के बाद हमें फरवरी के पहली तारीख को बजट आने वाला है। तो ये बजट में जो सारी प्रावधानें होती है उसको बाज़ार प्रीएम्प्ट करने लगता है, तो हमें लगता है कि नेक्स्ट वीक में और उसके बाद के वीक में 2 वीक में धीरे-धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, ये रोड के कॉन्ट्रैक्टर्स, ये सब सेक्टर में थोड़ा बाइंग शुरू होगा क्योंकि हमें आशा है कि ये जो बजट आएगा उसमें लास्ट ईयर जो 7.5 लाख करोड़ का एलोकेशन था वो बढ़ के 10 लाख करोड़ तक जा सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर साइड। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर्स भी हमें नेक्स्ट वीक और उसके बाद के वीक के लिए अपने रडार पे रखने चाहिए। वहाँ पे हमें आशा है कि अच्छी बाइंग आ सकती है। ओके, ठीक है, तो अच्छी बाइंग आ सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, और बैंकिंग सेक्टर के भी नतीजे अच्छे एक्सपेक्टेड हैं और आईटी के भी जो अभी तक नंबर्स आ रहे हैं वो भी अनुमान के मुताबिक ही हैं। और देखिए इस बीच विप्रो के भी नंबर्स आ चुके हैं, आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे होंगे। मुनाफा आया है 3050 करोड़ का और हमारा अनुमान था 2950 करोड़ का। तो इस फ्रंट पर तो नंबर्स अनुमान से बेहतर नज़र आ रहे हैं। और जो कंसो आय है वो 23,229 करोड़ की है, यहाँ 23,180 करोड़ का हमारा अनुमान था। तो इस फ्रंट पर भी नंबर्स बेहतर नज़र आ रहे हैं। एबिट मार्जिन देखेंगे तो 16.3% के आसपास के फिगर्स आए हैं, हमारा अनुमान 15.2% के आसपास का था। तो तीनों पैमाने पर अगर देखेंगे तो नंबर्स विप्रो के जो हैं वो अनुमान से बेहतर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। ये एक अपडेट है, आगे जैसे जैसे और नंबर्स आएंगे हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। एबिट देखिए ये भी करीब 3,750 के आसपास के फिगर्स यहाँ पर एबिट के देखने को मिल रहे हैं, यानी कि 16.5% के आसपास आया है। तो ये नंबर्स भी अच्छे ही कहे जाएंगे। तो अभी तक फिलहाल जो नंबर्स हैं अनुमान से बेहतर नजर आ रहे हैं विप्रो के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस बीच मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या व्यू बन रहा है बाजार पर, ये भी आपके सामने रखते हैं। और इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के CIO ताहिर बादशाह का कहना है कि घरेलू बाजार में अभी कई चुनौतियां बाकी हैं, निवेशकों को इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के
साथ इंडस्ट्रियल सेगमेंट पर भी नजर रखनी चाहिए? What is probably not clear to the markets और जहाँ पे मतलब अभी चिंता बनी हुई है is basically the combined impact of these interest rate hikes. So जो हमने करीब करीब ब्याज की दर जो हमने लगभग इंडिया में 200 बेसिस पॉइंट की हाइक देखी है, 200 बेसिस पॉइंट से ज्यादा की हाइक देखी है। ग्लोबल मार्केट्स में पर्टिकुलरली यूएस में करीब करीब 400 बेसिस पॉइंट का हाइक हुआ है। तो ये जो हाइक्स की जो इम्पैक्ट है जो ग्रोथ पे आने की शक्यता है, और टिपिकली पास में भी देखा गया है कि कुछ लैग्ड इम्पैक्ट जरूर होता है ये इंटरेस्ट रेट हाइक्स का। उसका जो ग्रोथ पे असर है वो शायद चिंताजनक है, एंड 2023 में शायद उसका जो स्वरूप है वो और प्रकार के सामने आ सकता है। तो आई थिंक जो एक 2023 का जो एक ट्रांजिशन होना है फ्रॉम द 2020-21 रिकवरी देन टू सब्सिक्वेंटली द इंटरेस्ट रेट साइकिल हाइक, वो एक चैलेंज राइट नाउ मार्केट के सामने है। इंडिया की अगर बात करें स्पेसिफिकली तो ये भी है कि जो हमारे स्पेसिफिक ड्राइवर्स थे, तो क्लियरली कोविड के बाद हमने चीज़ों को अच्छी तरह संभाला है एंड इकोनॉमी हैज बीन ऑन एन अपस्विंग, लेकिन जो कोविड रिलेटेड रिकवरी वाले फैक्टर्स है वो अब एज ऑफ नाउ हमारे पीछे रह गए हैं। अब यहाँ से एक जनरल जो इंडिया की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी इमर्ज होनी है वो इमर्ज वो एक नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो इंडिया को भी देखना पड़ेगा, और कुछ हद तक ग्लोबल जो स्लो डाउन है वो इंडिया पे भी डेफिनेटली ये साल थोड़ा असर करने की शक्यता रखता है। ओके, तो ये थे ताहिर बादशाह बाजार पर अपनी ही राय देते हुए। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी नतीजों पर फोकस करते हैं। और एचडीएफसी बैंक भी अपने तिमाही नतीजे घोषित करेगा इस वीकेंड के दौरान ही, और हमारा अनुमान है कि नंबर्स अच्छे रहेंगे। हमेशा की तरह एचडीएफसी बैंक की तरफ से स्टेबल ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपसे समझना चाहेंगे यहाँ पर देवर्ष, क्या अनुमान है आपका? आपने कहा बैंकिंग सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा और शुरुआत एचडीएफसी बैंक के नतीजों से होते हुए नजर आएगी। क्या कुछ वॉच करेंगे आप नतीजों में? कमेंट्री कैसी रह सकती है, और उसके बाद क्या रणनीति अपना के चलनी चाहिए अगर नतीजे काफी अच्छे रहे तो? क्षमा चाहूंगा, एचडीएफसी बैंक के बारे में हम कुछ नहीं बता पाएंगे। मैं एचडीएफसी के लिए ही काम करता हूं, पर बैंकिंग एज ए सेक्टर हमें लगता है कि नतीजे काफी अच्छे आ सकते हैं। सेक्टर में हमारा व्यू पॉजिटिव है। जो पहले प्रश्न थे वो एनपीए के थे बाकी सब बैंक में, जहाँ पे जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स थे वहां से जो भी प्रॉफिट आता था वो वहां के प्रोविजंस में चला जाता था, तो और बॉटम लाइन में कुछ दिखता नहीं था। वो सारे प्रॉब्लम्स लास्ट 2 साल में कवर हो चुके हैं। तो एचडीएफसी बैंक के बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं बैंकिंग एज अ सेक्टर के बारे में बता रहा हूँ कि मुझे लगता है कि 30 से 40% की नतीजे की बढ़ने की आशा है। राइट। बिल्कुल, एज ए डिस्क्लोजर मैं आपको बता दें कि देवर्ष वकील एचडीएफसी सिक्योरिटीज के ही एचओआर हैं। तो अब डीमार्ट के नतीजों पर आपकी राय लेना चाहेंगे। ये नतीजे भी काफ़ी सारे, क्योंकि ट्रेडर फेवरेट स्टॉक है और काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स के रडार पर भी ये स्टॉक रहता है। डीमार्ट के नतीजों को काफ़ी क्लोजली वॉच भी करते हैं। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या आउटलुक बन रहा है आपका डीमार्ट के नतीजों को लेकर? नतीजे काफी अच्छे आने की उम्मीद है। उन्होंने जो क्वार्टरली अपडेट दिए हैं वो अपडेट से हमें पता चलता है कि अभी भी वाई क्यू उनका ग्रोथ अच्छा रहेगा। हमारे कवरेज में है, पर हमारा रेटिंग रिड्यूस है। इसलिए नहीं कि वहां पे बिजनेस में ग्रोथ नहीं आ रहा, जो मार्केट में स्टॉक्स का वैल्यूएशन है, जो प्राइस है, वो वैल्यूएशन हमारे जो टारगेट से इससे ऊपर चला गया है, ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसलिए हम अभी ये सेक्टर पे तो बुलिश है। यहाँ पे बाकी जो छोटी कंपनी है जैसे वी मार्ट है, वहां पे हमारा कवरेज पॉजिटिव है, वहां पे हमारी बाय रेटिंग है। एवेन्यू सुपरमार्ट अगर नीचे आएगा और उसमें प्राइसेस नीचे करेक्ट होगी, फिर हम उसको रिव्यू करेंगे। अभी हमारा रेटिंग रिड्यूस है। ठीक है, तो अभी फिलहाल रिड्यूस की रेटिंग है, लेकिन एवेन्यू सुपरमार्ट्स के तीसरे तिमाही के नतीजे कैसे रह सकते हैं, इस पर हमने एक पोल भी किया और नतीजों का क्या अनुमान है ये विनी हमें बताएंगे। विनी बताइए। तो दिसंबर क्वार्टर की जो ओवरऑल
रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है एवेन्यू सुपरमार्ट से वो है अराउंड 25% की ग्रोथ है और रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है अराउंड 11,300 करोड़ पे रेवेन्यू एक्सपेक्टेशंस है। मुनाफा भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, अराउंड 16% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है मुनाफे में भी। मार्जिन्स थोड़े एक्सपेक्टेड है, ग्रॉस मार्जिन्स फ्लैट रहेंगे ये टाइम अराउंड, मे बी बिकॉज एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ चुकी है और अदर एक्सपेंसेस है वो उसकी भी कॉस्ट बढ़ चुकी है, तो उसकी वजह से ग्रॉस मार्जिन्स तो फ्लैट ही रहेगी। पर इबिटा मार्जिन्स पे भी थोड़ी कॉन्ट्रैक्शन दिखेगी। इन्फ्लेशनरी ट्रेंड की जो लास्ट थोड़ी बची कुची प्रेशर है वो भी अभी चल रही है वहाँ पे भी, और मेनली जो लोअर प्राइस पॉइंट्स SKUs है, लोअर प्राइस पॉइंट्स डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पे ज़्यादा इन्फ्लेशन की इम्पैक्ट होती है, तो उसकी वजह से ये एक इम्पैक्ट आ रही है मार्जिन्स पे भी, और अराउंड 40 बेसिस पॉइंट की कॉन्ट्रैक्शन दिखेगी मार्जिन्स में इबिटा मार्जिन्स की बात करें, और यहाँ पे इबिटा मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है 9.2% पे। उसके अलावा स्टोर एडिशन भी देखें तो Q3 ऑपरेशनल अपडेट में कंपनी ने ऑलरेडी बता दिया था कि उन्होंने 4 स्टोर्स ऐड किए हुए हैं, तो जो पेस ऑफ स्टोर एडिशन थी एवेन्यू सुपरमार्ट में वो थोड़ी स्लो हो चुकी है, लास्ट 4 क्वार्टर्स में कम होते दिख रही है। ओवरऑल टोटल स्टोर काउंट अभी रहेगा अराउंड 306 स्टोर्स। उसके अलावा मार्जिन्स पे भी एक फोकस रहेगा, कमेंट्री रहेगी, डिमांड ट्रेंड्स पे क्या आ रही है, अभी क्या ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इन्फ्लेशनरी का प्रेशर क्या है, ट्रेंड्स क्या है, और क्या कंपनी को प्राइस हाइक्स लेने वाली है किधर, उसमें कुछ कमेंट्री आएगी, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और लास्टली ऑब्वियसली स्टोर एडिशन प्लान्स है क्या है कंपनी के, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए। तो आय और मुनाफे की ग्रोथ पर नजर रहेगी। उसके अलावा महंगाई को लेकर क्या कमेंट्री आती है ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना एवेन्यू सुपरमार्ट्स के नतीजों में। लेकिन इसके अलावा बैंकिंग स्पेस की दिग्गज कंपनी HDFC बैंक भी अपने नतीजे घोषित करेगी, और क्या अनुमान है नतीजों से ये भी समझ लेते हैं। हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। हर्ष बताइए। HDFC बैंक अपने Q3 FY23 के नंबर्स रोल आउट करेगा और जनरल एक्सपेक्टेशन है कि एक अच्छा सेट आएगा। फर्स्ट बैंक जो डिस्क्लोज करेगा और जो ऑलरेडी नंबर्स बिजनेस अपडेट HDFC बैंक ने डिस्क्लोज किया है, दोनों साइड ऑफ द बैलेंस शीट पे एक हेल्दी ग्रोथ दिखाया है 20% दोनों साइड पे, और डिपॉजिट साइड पे स्पेशली वो इम्प्रेसिव नंबर रहा है। जब हम नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें रिजल्ट्स में तो एक 22% ग्रोथ दिखेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यही अपेक्षा है स्ट्रीट की। 22,500 करोड़ पे वो NII का नंबर आएगा, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एक अच्छा बाउंस भी दिखेगा, 16% अप ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और वो है लार्जली बिकॉज जो ट्रेजरी लॉसेस थे स्टार्ट ऑफ द ईयर पे वो अब HDFC बैंक पीछे छोड़ जाएगा, अब वही अपेक्षा है ये पर्टिकुलर क्वार्टर में। प्रोविजंस का नंबर 7% लोअर आएगा, QOQ 3,000 करोड़ पे वो पर्टिकुलर नंबर आने की अपेक्षा है, और पैट दोनों की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज वेल एज लोअर प्रोविजनिंग की वजह से पैट एक 18% जंप दिखाएगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो पैट ग्रोथ एक सॉलिड 12,200 करोड़ के आसपास वो पैट नंबर, शायद से हाईएस्ट एवर क्वार्टरली पैट HDFC से। जब हम NPS को देखें लार्जली स्टेबल रहेगा एक्सपेक्टेड है, और जब हम निम्स को देखें जो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है HDFC बैंक का, 4.1% पे वो पर्टिकुलर नंबर आएगा, और आगे की गाइडेंस भी मिलेगी हमें निम्स पे, तो वो एक इम्पॉर्टेंट मैट्रिक है जो ट्रैक करना होगा। दूसरी 1-2 मैट्रिक्स है ऑफ कोर्स कि क्रेडिट कार्ड्स का ग्रोथ और स्पेंड्स कैसा रहा है, जो HDFC बैंक लीडर है वो पर्टिकुलर सेगमेंट में, और लास्टली ऑफ कोर्स मर्जर पे और ग्रोथ पे क्या प्रोजेक्शंस है वो एक नज़र रहेगी एनालिस्ट की HDFC बैंक पे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो अच्छे नतीजे रह सकते हैं HDFC बैंक के, मुनाफा अपने उच्चतम स्तर पर रहेगा, मार्जिन में भी एक अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी, और एसेट क्वालिटी में भी कोई समस्या यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, तो मजबूत नंबर्स रह सकते हैं HDFC बैंक के भी। चलिए, अभी ये तो बात हुई नतीजों की, लेकिन कुछ और भी सेक्टर्स और स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं जो कि इस पूरे हफ्ते एक्शन में रहे। और IT के बाद तो जो दूसरा परफॉर्मर था वो था मेटल। यहाँ पर भी हमने देखा कि इंडेक्स में काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, और इस पूरे हफ्ते अगर बात करें तो करीब 2.5% से ज्यादा की मजबूती इस इंडेक्स में देखने को मिली, और जो टॉप परफॉर्मर थे वो थे हिंडाल्को, JSW स्टील, ऐसे इन सभी स्टॉक्स में काफी अच्छी तेजी थी। और आज भी देखिए अच्छा मजबूती इस इंडेक्स में देखने को मिली है। क्या व्यू बन रहा है आपका यहाँ पर देवर्ष मेटल स्टॉक्स को लेकर? क्या ये जो तेजी है, परफॉर्मेंस है, ये कितने क्वार्टर तक जारी रह सकती है? कब तक इस पर नजर रखनी चाहिए, और इसमें कोई स्टॉक है, कोई कंपनी है आपको जो इन स्तरों पर अच्छी लग रही है? मेटल सेक्टर पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। मेन फैक्टर जो था वो चाइना से, अभी चाइना ने जो जीरो कोविड पॉलिसी थी वो अभी उनका जो टाइट इम्प्लीमेंटेशन था वो अभी
उन्होंने पूरा किया है और अब धीरे-धीरे रीओपनिंग की थीम आ रही है। मेटल्स में वहाँ पे जो रियल एस्टेट सेक्टर से डिमांड आ रही थी, वहाँ पे उनके स्ट्रिक्ट लॉस को उन्होंने अब ढीला कर दिया है और वहाँ पे भी पैकेजेस दे रहे हैं। और 2 ढाई साल के लॉकडाउन के बाद वहाँ पे बहुत सारा पेंट अप डिमांड खुल रहा है। हमने देखा था जब यूरोप ओपन हुआ, जब यूएस ओपन हुआ, तो बहुत सारी पेंट अप डिमांड रिलीज़ हुई थी। वैसा ही चाइना हमें पता है दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और लॉकडाउन से पहले जो उनके पास बैंक अकाउंट में कंज्यूमर्स के पास पैसे थे, उनसे करीबन 50% ज़्यादा पैसे जमा हो चुके हैं। तो बहुत सारा कंज़म्पशन का डिमांड वहाँ से आएगा और उसके पीछे मुझे लगता है कि जो मेटल स्टॉक्स थे, उसमें ये साल के लिए एक अच्छा बॉटम बन गया है। यहाँ से मेटल की प्राइसेज़ बढ़ेगी और उसके पीछे ये कंपनियाँ की अर्निंग्स में भी बहुत अच्छा उछाल आएगा। तो ये एक मिड साइकिल करेक्शन आया था। पहले मेटल की स्टॉक्स बढ़े थे, प्राइसेज़ बढ़े थे, फिर एक करेक्शन आया था। अब करेक्शन के बाद अब दूसरे चरण का एक बढ़त शुरू हुई है और मुझे लगता है ये अगले कई क्वार्टर्स तक चालू रहेगी। तो अगर किसी के सेक्टर पोर्टफोलियो में, इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में अगर मेटल्स नहीं है, तो करीबन 10% तक का एलोकेशन करना चाहिए। और दोनों तरफ फेरस मेटल्स और नॉन फेरस मेटल्स में जो दिग्गज कंपनियां हैं, जो आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, वैसी सारी कंपनियों को एक बास्केट बना के उनको होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो उनकी बैलेंस शीट में इंप्रूवमेंट आई थी, जो उन्होंने पीछे जो ऋण थे वो वापस कर दिए थे, अब क्लीन बैलेंस शीट है और ये सारी अर्निंग्स में बहुत अच्छी बढ़त आएगी और ये स्टॉक यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेरी सलाह रही कि मेटल सेक्टर को आप रडार पे रखें, अपने पोर्टफोलियो में करीबन 10% तक का एलोकेशन दें। बिल्कुल, तो मेटल स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल करें। क्विकली देवर्ष अपने तरफ से स्टॉक्स भी बताइए जहां पर आपकी नज़र है, कहां पर रणनीति सुझाएंगे हमारे दर्शकों को? हाँ, मुझे लगता है कि ये जो बजट है, बजट में ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल्स और कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में बहुत अच्छा एलोकेशन आएगा। उसमें हमें स्टॉक्स लग रहे हैं कि जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हमारी कंपनी ने 2 रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज़ किए हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर साइड, रोड कंस्ट्रक्शन के साइड हमने रिपोर्ट रिलीज़ की है। उसमें हमने पीएनसी इंफ्रास्ट्रक्चर और केएनआर कंस्ट्रक्शन जैसे स्टॉक्स को यहाँ से 30% के ऊपर के टारगेट से बाय रेटिंग दिया है। दूसरा जो एक सेक्टर जो हमें पसंद है वो वुड पैनल इंडस्ट्री का है, जिसमें डिमांड आउटलुक अभी इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अर्बनाइजेशन तो रहा और इंफ्रास्ट्रक्चर साइड भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है। हाउसिंग और कमर्शियल रियल एस्टेट में बहुत सारी ट्रैक्शन दिख रही है। तो वहाँ पे सेंचुरी प्लाई और ग्रीन पैनल जैसी कंपनियां हमने यहाँ से करीबन 38% और 33% के अपसाइड से रिपोर्ट इशू की है। तो सेंचुरी प्लाई, ग्रीन पैनल और पीएनसी इंफ्रा, केएनआर कंस्ट्रक्शन जैसे स्टॉक्स हम अगले 2-3 क्वार्टर के लिए रेकमेंड कर रहे हैं। ओके, तो अगले 2-3 क्वार्टर के लिए इन 3 कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लीजिए। टारगेट्स भी आपको बता दिए हैं। देवश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर, सेक्टर पर अपनी रणनीति सुझाने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।